एक हादसे ने, शमशान घाट के हादसे ने मेरा जीवन को बदला। मैंने निःशुल्क हजारों लोगों को इन्होंने मोक्ष दिया है, मैं कहूँ मोक्ष ही दिया है। इन्हें डोनर सिंह भी कहा जाता है। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। जी हाँ, किसी ने ठीक कहा है। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपने सपनों तक पहुंचता है तो अपने पीछे परंपरा की एक बारीक लकीर छोड़ता जाता है। हताशा से तपकर निकलने और आंसुओं से उबरने के बाद दुख चमकने लगता है, मजबूत होने लगता है। विश्वास की चौखट पर खड़ा व्यक्ति वक्त से हारता या जीतता नहीं, केवल उससे सीखता जाता है। जितेंद्र सिंह शंटी एक ऐसा नाम जिसने तमाम मुश्किलों और नाकामियों के बाद मानवता और नेक नियति की एक ऐसी विशाल दीवार खड़ी की जो एक मजबूत दरख्त बनकर आने वाली कई पीढ़ियों को शीतलता का अनुभव कराती रहेगी। नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पद्मश्री से कई बार कई मुद्दों पे आपसे बातचीत करवा चुके हैं। आज भी हम एक पद्मश्री के साथ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। जितेंद्र सिंह शंटी पद्मश्री, हाल में ही भारत सरकार ने इनके योगदानों के लिए इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया है, सम्मान दिया है। ये अवार्ड, ये जो सम्मानों का जो सिलसिला है, ये तमाम सम्मान इनके चैप्टर में, इनकी ज़िंदगी में कड़ी दर कड़ी जुड़ते जा रहे हैं। शंटी साहब हमारे साथ खड़े हैं और इनके केबिन में हैं हम, और इस केबिन में हम जिस तरफ भी नज़र दौड़ा रहे हैं उस चारों तरफ सारे अवार्ड और सम्मान बिखरा पड़ा है। इतना सारा सम्मान, इतना सारा जो स्नेह दिया है इस देश ने इनको, वो अतुलनीय है। तो हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग मिट्टी से, अलग अलग देश के कोने से हम हर बार, हर साल, हर वक्त आपके लिए एक नए पद्मश्री से मुलाकात करवा रहे हैं। आज की इस खास पेशकश में हमसे जुड़ रहे हैं एक विशेष अतिथि जिनका नाम है जितेंद्र सिंह शंटी। नाम बहुत पुराना भी है और बहुत खास भी है, और बहुत इसलिए खास क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही व्यापक, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा काम किया है। पिछले कोविड टाइम में हमने इनको देखा है सड़कों पे एम्बुलेंस के साथ, लगातार मरीजों के साथ दौड़ते हुए, भागते हुए। हजारों लोगों को इन्होंने मोक्ष दिया है, मैं कहूँ मोक्ष ही दिया है, अपने एम्बुलेंस के जरिए। शहीद भगत सिंह सेवा दल के जरिए सेवा कर रहे हैं, देश विदेश तक अपनी नाम पहुंचा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हाल में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आज मिलवाते हैं इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि से, जितेंद्र सिंह शंटी। इन्हें डोनर सिंह भी कहा जाता है। हम बातचीत की श्रृंखला में आगे जारी रखेंगे इस सिलसिले को कि कैसे उन्हें डोनर सिंह का नाम मिला और कैसे उन्होंने अपनी सेवाएं जारी की। स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर। इतनी सारी बातें, इतना सारा पब्लिसिटी, इतना सारा काम, इतना व्यापक स्तर पे जो आपका सेवा कर्म है वो जुड़ा हुआ है, कैसे देखते हैं, कैसे वक्त मिलता है? शहीद सेवा सिंह भगत दल से जुड़े हैं आप, लगातार सेवाएं दे रहे हैं, मरीजों के साथ लगे हैं, इसके साथ साथ आप और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि भारत सरकार ने आपको ये सम्मान दिया है, पद्मश्री सम्मान, कैसा महसूस कर रहे हैं? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात। इसी ध्येय को लेकर मैं 27 साल पहले चला था। कहते हैं ना कि छोटा सा कंकर भी किसी के जीवन को बदल देता है। मेरे साथ भी शायद ऐसे हुआ। एक हादसे ने, शमशान घाट के हादसे ने मेरा जीवन को बदला। मैंने निःशुल्क दाह संस्कार की सेवा शुरू की। एम्बुलेंस, शव वाहन, मोर्ची बॉक्स, ब्लड डोनेशन, अस्थि विसर्जन, शहीद भगत सिंह सेवा दल का स्थापना करके मैंने जो कार्य शुरू की है, सोचा भी नहीं था कभी भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आज जो भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का। लेकिन ये अवार्ड शंटी को नहीं मिला जी। ये इस कोविड की सेवा में मेरे जो ड्राइवर्स ने सेवा की है। एक ड्राइवर शहीद भी हो गया मेरा, मेरे बच्चों ने, मेरे बेटे हैं 2, जोत, मनीष, मेरी मिसेज, इन सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, उसकी मेहरबानी से है। और जहाँ तक जुनून की बात है, ये बचपन से ही था।
छोटा सा काम शुरू किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि दिल्ली जैसे शहर में, राष्ट्रीय राजधानी में उसकी इतनी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी कि आज लाखों लोग उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। आप अगर कोविड को छोड़ दें तो 50,000 से ज़्यादा डेड बॉडी हमने क्रिमेट किया है। शमशान घाट जो घर से लेके गए या हॉस्पिटल से घर लेके आए, सेवा दी अपनी, अनक्लेम्ड अलग हैं। मतलब बहुत परमात्मा ने मौका दिया मुझे, और डिफरेंट मेरे को आइडियाज़ आते रहे। जैसे हमने मोर्ची बॉक्सिंग से जो सेवा शुरू की, वो एक यूनिक आइडिया था कि घर के अंदर किसी की डेथ हो जाती है और बॉडी 3-4 दिन रखनी है, किसी के बच्चे बाहर हैं या बुजुर्ग बाहर हैं, तो कैसे रखेंगे बॉडी को। तो उसके लिए मैंने एयर कंडीशन बॉक्स बनाया, फ्री सेवा शुरू की। वो आम लोगों को तो मिली सेवा हो, लेकिन हमारे देश की बहुत बड़ी विभूतियों को भी वो सेवा दी गई। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री अरुण जेटली जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, वहाँ भी हमारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई। तो वो जो जुनून था जी, उसने इतना जज्बा भर दिया हमारे अंदर कि जब कोविड आया तो मुझे तमाम डीएम्स ने, प्रशासन ने कहा कि शंटी जी क्या आप हमारे को अपनी सेवा दे सकते हैं। मैंने कहा जी पूरा जीवन इसीलिए था, और आज ईश्वर ने मौका दिया, देश पे इतनी बड़ी विपदा आई है, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं पूरी सेवा करूँगा। और पहला और दूसरा दोनों कोविड मिला के पेशेंट तो 3,000 से ज़्यादा थे, लेकिन डेड बॉडी में तो बहुत ही ज़्यादा सेवा करनी पड़ी। 4,242 डेड बॉडी हमने कोविड की क्रिमेट की है ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि एक शमशान घाट भी हमारे पास अपना है सीमापुरी में, जो एमसीडी से लेके हम चलाते हैं। तो ईश्वर ने मौका दिया। जैसा कि आपने कहा कि आपको कैसा लगा, तो मुझे लगता है कि ये मेडल नहीं है, एक जिम्मेदारी है, और मुझे देश के लिए और ज़्यादा काम करना है। जी, ये थे जितेंद्र सिंह शंटी जी। लगातार इनसे बातचीत जारी है, जो अपनी विभिन्न यात्राओं के जरिए हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये जो सिलसिला है, लोगों की सेवा का सिलसिला, ये कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ और आज किस मुकाम पे है। अभी हाल में इन्हें पद्मश्री मिला है, प्रफुल्लित भी हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों को भी ये इस बात को लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें भी गौरव का एहसास हो रहा है कि हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के और हमारे समाज के एक सचेतक की भूमिका में इन्होंने जिस तरह से अपनी भूमिका, अलहदा भूमिका अदा की है, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। शंटी जी कहते हैं कि हमारे जीवन में ज़रूर कोई दीगर बात होती है जो हमें उस फ़लसफ़े की तरफ ले जाती है। जाहिर है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा वाक़या हुआ होगा जिसने आपको एक ख़ास मुकाम की तरफ, ख़ास एक उद्देश्य की तरफ मोड़ा होगा। कौन सा ऐसा लम्हा था जिसने ये कहा कि नहीं, अब तुम्हें शंटी बनना है, अब तुम्हें सेवा करनी है, अब तुम्हें शहीद भगत सिंह दल की स्थापना करनी है? ऐसा क्यों और कब और कैसे लगा? देखिए, मेरे जीवन में 3 बार मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। पहले जब मैं छोटा था, पापा की डेथ हो गई, तो बिजनेस सेट करने के लिए मुझे बहुत मुशक्क़त करनी पड़ी। यहाँ तक कि पटरी पे बैठ के मुझे काम करना पड़ा, लेकिन मैं शर्माया नहीं, घबराया नहीं, और मैं बड़ा सफल हुआ उसमें। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा जुनून आया कि यार कुछ राजनीति भी करनी चाहिए, तो मैं 3 बार इलेक्शन भी जीता। जी, आप पार्षद भी? यस, 2 बार पार्षद रहा, 1 बार एमएलए रहा, लेकिन वो भी जुनून बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया। मुझे लगा नहीं यार, जीवन में कुछ करना है। और एक शमशान घाट की घटना में जब मैं किसी के संस्कार पे गया, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति लोगों की जली हुई लकड़ी के टुकड़े उठा के टोकरी में रख रहा है जी। और हम समझते हैं कि चोरी कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने बच्चे की डेड बॉडी लेके आया हूँ, प्रदेश से आया था, डेथ हो गई, इलाज नहीं हो सका, आज इतने पैसे नहीं हैं, संस्कार कैसे करूँ? तो मैं और मेरे दोस्तों में दिल में एक बात आई है, राष्ट्रीय राजधानी में लोग करोड़ों रुपए शादी में लगाते हैं, मकान पे लगाते हैं, कारों पे लगाते हैं, और एक व्यक्ति अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है। हमने संस्कार तो करा दिया, लेकिन बाद में चिंतन किया, कई दोस्त कहने लगे सरकार को करना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते? और हमने शहीद भगत सिंह सेवा दल फॉर्म किया और सेवा शुरू कर दी, और 27 साल जीवन के इसी में निकल गए। ये शुरुआत थी। राजनीति, उसके बाद फिर सेवा, और उसके बाद फिर एक ऐसा काम जो बिल्कुल अलहदा है, समाज से बिल्कुल अलग हटके है, जिसने हज़ारों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है, और आज भी ये प्रेरणा स्रोत बनकर समाज के सभी तबकों को जागृत कर रहे हैं। हमारे देश में एक नया संदेश दे रहे हैं, लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं कि कोई भी काम में विशालता ढूंढनी चाहिए। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, वो काम आपके मुकाम पूरी शिद्दत के साथ की जाए तो ज़रूर वो बड़ा होता है। शंटी जी, आप बहुत व्यस्त हैं, राजनीति भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते
खड़े हैं, आपने अभी चूँकि सेवा से जुड़े हैं और काफ़ी सारा काम भी कर रहे हैं। निजी जीवन में कैसे हैं? थोड़ा अपने निजी जीवन के बारे में बताएँ। कैसा समय क्या खुद के लिए समय निकाल पा रहे हैं? देखिए, मैंने अपने जीवन में एक बहुत अच्छी माँ पाई थी। माँ तो सबकी अच्छी होती है खैर, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा जो तूने सेवा शुरू की है इसे एक तो बंद मत करना और एक कभी किसी को ना मत करना। एक तो मैंने उस चीज़ का दामन थाम के रखा। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बहुत सहयोग किया, क्योंकि इस काम में यह था कि रात को 2 बजे भी कॉल आ जाती है, 3 बजे भी आ जाती है, तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी था, दिया उसने। तीसरी बात, मेरे बच्चे, यहाँ तक कि छोटे बेटे ने कहा जी मैं तो कोर्स ही ये करूँगा, आप तो अभी देसी तरीके से काम कर रहे हैं, मैं इसको अच्छे तरीके से करूँगा। उसने पहले BSW किया यहाँ से, फिर MSW, लंदन जाके MSW किया और मास्टर करके MSc करके आया। और आज वो, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहला सिख नौजवान है जो डिजास्टर में मास्टर करके आया। और अभी फ्रांस यूनिवर्सिटी ने मेरे को और उनको, जोजीत को, दोनों को डॉक्टरेट की दी है और मानद उपाधि। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे को आज किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय देशों विदेशों से मान सम्मान मिल रहा है। जी। और इस कोविड के बाद तो कोई ऐसी कंट्री बची नहीं जहाँ हमारे फॉलोवर ना हो। तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा मेरे फॉलोवर हैं और हर तरीके से मुझे प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे बहुत सम्मान मिलता है जी। और मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने बिजनेस भी किया तो टॉप लेवल पे किया, उसके बाद राजनीति में भी थोड़े हाथ पैर मारे, लेकिन सेवा में आज मुझे जो मज़ा आ रहा है, और मैं सबको यही बात कहूँगा कि अपने किसी काम को अपने जीवन में छोटा मत समझना। आप लगन से काम करेंगे तो अगर जितेंद्र सिंह शंटी शमशान घाट से लेकर राष्ट्रपति भवन में पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात, बहुत उम्दा बात। कहते हैं कि ख्वाब टूटे हैं हौसले जिंदा है, मैं हूँ जहाँ मुश्किल शर्मिंदा है। शंटी जी से हम बातचीत कर रहे हैं। लगातार ये अपनी यात्राओं की जो गाथा है वो हम तक पहुँचा रहे हैं, यात्राओं की कहानियाँ बता रहे हैं, कैसे उन्होंने सिफर से अर्श फर्श तक का सफ़र तय किया और किस तरह से पूरे जज्बात के साथ, पूरे जज्बे के साथ लगे रहे, थके नहीं, हारे नहीं। और आज वो आलम है कि पूरी दुनिया में, मुझे लगता है विश्व के सभी ऑलमोस्ट देशों में इनका नाम है, शोहरत है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी काफ़ी पॉपुलर है, एक चर्चित चेहरा है, एक चर्चित नाम है। और वो चर्चित चेहरा सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका काम बहुत अलहदा है, बेहद संवेदनशील हैं, बहुत भावुक हैं और लोगों की खूब खुलकर मदद करते हैं। शंटी साहब, एक बहुत माकूल प्रश्न जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि आजकल तमाम ऐसे लोग हैं जो सेवा भाव से जुड़े हैं, NGO से जुड़े हैं, लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास थोड़ा कम हो रहा है इस तरह के संस्थानों को लेकर, जो गैर सरकारी संस्थान है। क्या कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों की आस्था फिर से बरकरार हो और लोग इस तरह से एक चैरिटी के तौर पे इसको देखें कि नहीं, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है या चैरिटी का काम है तो खुलकर मदद की जाए? लोगों की आस्था डगमगाई है कहीं ना कहीं। क्या लगता है, क्या इसके पीछे क्या वजह है? मैं आपके प्रश्न से सहमति नहीं रखता हूँ। इस कोविड में लोगों का प्रशासन से तो विश्वास उठ गया, लेकिन ये सामाजिक संस्थाएं नहीं होती, धार्मिक संस्थाएं नहीं होती, तो शायद लोग भूख से मर जाते हैं। जो प्रवासी लोग हजारों किलोमीटर चल के पैदल गए हैं, उनकी भी अगर किसी ने सेवा की है तो प्रशासन ने नहीं की है, बता दूं मैं आपको, वो भी धार्मिक, सामाजिक और NGOs ने की है। बल्कि मैं तो कहूँगा लोगों का NGOs के साथ विश्वास और ज़्यादा बड़ा है। लोग जुड़े हैं। यस, जब अपने बच्चों की कोई लाश नहीं उठा रहा था, बाप बेटे की लाश नहीं उठा रहा था, उस समय हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल के ड्राइवर्स ने जो लाशें उठाई हैं 4200, और मेरे को कभी भी अपने ऊपर गुमान नहीं हुआ कि हम क्या कर रहे हैं या हम सिख हैं, क्योंकि सिख होना भी प्राउड की बात थी हमारे लिए तो। बिल्कुल। लेकिन जब द्वारका में एक डेड बॉडी में उठाने गया 6th फ्लोर से, मुझे किसी बड़े चैनल का फ़ोन आया कि एक बॉडी पड़ी है और लेडी अपने ससुर की लाश के पास बैठी है 4 दिन से, उसका हस्बैंड कनाडा में है। जब मैंने लाश को सैनिटाइज करके पैक करके नीचे उतारा तो बहन जी वो रोने लगे। तो एक बुजुर्ग माता जी खड़े थे, कहते बेटा आप क्यों रो रही है, अब तो तेरा इंतजाम सारा हो गया। कहती नहीं माता जी, आंसू तो मेरे सूख चुके हैं सारे, ये तो मुझे को अंदर से कोई ऐसी खुशी सी आई है जो आंसू आए हैं कि जब 4 दिन से दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में, मैंने हज़ारों फ़ोन कर लिए, जहाँ सरकार फेल हो गई वहाँ एक सरदार काम आ गया। क्या बात। ये बात जब उसने कही तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये शक्ति ईश्वर ने दी, मेरे को दी, मेरे बच्चों को, मेरे ड्राइवर्स को, मेरे शमशान घाट में काम करने वाले कर्मीज को, उससे हमने किया। क्योंकि देखो मैं घर में तो मैं कभी बाल्टी नहीं उठाई पानी की,
और मैं शमशान में 80-80 किलो लकड़ी दिन में 100 बार उठा रहा हूँ। आप बिलीव करेंगे कि मैंने एक दिन में मैक्सिमम कितने शमशान घाट में संस्कार कराए हैं? 250 एक दिन में भी। बड़ी संख्या, 250, बहुत बड़ी संख्या है। 175। और ये पूर्वी दिल्ली की बात करें तो मेरी कल बात हो रही थी, एक बहुत बड़े ऑफिसर से, उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल को, डे बता रहा हूँ मैं आपको, ईस्ट दिल्ली में 476 बॉडी का संस्कार हुआ था। वन डे 476। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ आपके चैनल पे। एक कहर था जी ये। उस कहर के अंदर किसी ने काम किया तो वो समाज ने किया, किसी ने काम किया तो एनजीओज ने किया। और मुझे ये बात बोलने में बिल्कुल डर नहीं है कि एक तरफ एनजीओ सेवा कर रही थी, समाज सेवा कर रहा था, और दूसरी तरफ बहुत पैसे वाले लोग ही लूटने में लगे हुए थे। अगर कंसंट्रेटर 25,000 का 2 लाख का बिका तो किसने बेचा वो? अमीर लोगों ने बेचा, किसी रेडी पटरी वाले ने नहीं बेचा। 2,000 का इंजेक्शन 2 लाख का बिका तो किसने बेचा वो? अगर 500 का ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 का बिका तो किसने बेचा वो? आपके सामने। अगर 1000 वाली एम्बुलेंस लाख लाख रुपए की गई है तो कैसे गई है वो? क्यों नहीं हुआ कंट्रोल? ये 25-25 लाख के जो बिल बनाए हॉस्पिटल्स ने, डॉक्टर्स एंड टेक्नीशियंस एंड नर्सेज को तो मैं सैल्यूट करता हूँ, वो सेवा कर रहे थे। लेकिन हॉस्पिटल की जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने तो कह डाया, उन्होंने लाशें नहीं दी लोगों को जी। छोटा इसे आप छोटा जुल्म कहेंगे कि बच्चे वहाँ बैठे हैं अपने पिता की लाश लेने के लिए कि हमारी लाश दे दीजिए, हमारी लाश दे दीजिए, और वो कह रहे नहीं 25 लाख रुपए लाइए तो लाश ले दीजिए। उन्होंने पैकेज देना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल ने बोर्ड लगा दिए, नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। उससे लोग मरे हैं भाई, सरेआम मरे हैं। वहाँ अगर सामाजिक संस्थाएं आगे नहीं आती जी, आसरा नहीं देते, तो पता नहीं कितने लोग और मर जाते। होपलेस हो गए थे लोग। तो मैं नहीं भूल सकता 2-3 हादसे, मेरे को तो नींद नहीं आती सच्ची बोलूँ मैं, कि एक 12 साल का बच्चा जिसकी लाश, जो अपने पिता की लाश लाता है, 12 साल का बच्चा, और अब बच्चे को क्या पता कैसे जलाना है या शमशान घाट क्या होता है। जिंदगी में पहली बार आया होगा, कोई पड़ोसी नहीं आया उसका, कोई रिश्तेदार नहीं आया। मेरी एम्बुलेंस गई, शहीद भगत सिंह के लेके आए, मैंने उतारा, क्रिमेट कर रहे हैं, और वो मेरे से ऐसे जफ्फी डाल के रो रहा है, और मैं उसके सिर पे आसरा दे रहा हूँ। वो पोस्टर मेरे यहाँ बाहर लगा भी है उस बच्चे का। मैंने कहा बेटा हम तेरे साथ है, जो हौसला दे सकते थे। यकीन मानना, उस बच्चे की जो चीखें थी वो मेरे कानों में आज भी गूंजती हैं। उस जलजले को मैं भूलता नहीं हूँ। उससे भी भयानक बात की, 1 हफ्ते बाद उस बच्चे की माँ भी मर जाती है। बहुत दुखद। और वो बच्चा जब आता है अपनी माँ के साथ, लाश के साथ लेटा हुआ एम्बुलेंस के अंदर, और मैं उस बच्चे को निकालता हूँ, लाश निकालने के लिए बच्चे को उठाता हूँ, तो बच्चा माँ से चिपट जाता है। और जब मैं उसको उतारता हूँ नीचे तो मेरे से चिपट जाता है और कहता है अंकल मेरी पापा भी मर गए, मम्मी भी मर गई, मैं भी मर जाऊंगा। मतलब ये अल्फाज उस बच्चे के मैं अभी तक भूल नहीं पाता हूँ। उस बच्चे ने जो बोला मेरे सामने, मतलब मेरे दिल और दिमाग के अंदर वो बातें घुसी हुई हैं। मैं कैसे भूल जाऊंगा कि एक बच्ची 18 साल की अपने पिता की डेड बॉडी अपनी कार में लाई। मैंने कहा बेटा आप कार में को लाए, एम्बुलेंस मंगा लेते। कहती अंकल रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पापा को घूमी हूँ लेके, किसी हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया। पापा की डेथ हो गई, कार में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। अब 6 घंटे से घूम रही हूँ और 11 शमशान घाट में हुई हूँ, कुछ जलाने को तैयार नहीं है। अंकल प्लीज़ मेरे पापा का संस्कार कर दो प्लीज़। मैं नहीं भूल सकता इसको। मैं तो यही जवाब दूंगा आपकी बात का कि अगर ये संस्थाएं ना होती, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं, तो शायद लाशें सड़कों के ऊपर पड़ी होती, राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों के ऊपर पड़ी होती। मैं दावे से कहता हूँ। इसलिए एक ऐसे समय में जब मानवता शर्मसार हो रही थी और इंसानियत सड़कों पे जल रही थी, तब ऐसे समय में, ऐसे दौर में एक मसीहा उभर कर आता है, शंटी जैसे लोग, जिन्होंने न सिर्फ इंसानियत की लाज रखी, न सिर्फ मानवता को बचाया, बल्कि बिखरे हुए परिवारों को भी जोड़ा। ऐसे परिवारों को भी संबल दिया, सहारा दिया, जिनका रास्ता, जिनका मार्ग और जिनकी निराशा चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसे में ऐसे किरदारों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है हमारे समाज में, हमारे दिलों में, हमारे देश में और हमारे समाज में। कोविड ने हमें ये सिखाया है कि भावनात्मक रिश्ते मजबूत हों तो शायद हम जुड़ के रह सकें। लेकिन इस दौर में भी एक मसीहा के तौर पे उभरे शंटी साहब ने जो कुछ किया समाज के लिए, वो अतुलनीय है
अपरिमेय है, उसकी तुलना शब्दों में बिल्कुल नहीं की जा सकती। चूँकि हम बातचीत कर रहे थे और बातचीत के सिलसिले में भावुकता का भी दौर आया, कुछ संवेदनशील बातें भी उभर के आई कि किस तरह इन्होंने एक छोटे से बच्चे को और एक छोटी सी 18 साल की लड़की की मदद की, उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद जब संस्थाएं हाथ खड़ी कर चुकी थी, इन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पे उसकी मदद की और उसके फादर को, उसके मदर को जिस तरह से उसको क्रिमेट करने में सहायता की, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवारों में ऐसे किरदारों की सख्त ज़रूरत है जो इस तरह के ख़ास तौर से इस तरह के विशेष काम को अपने अंदाज में करें। शंटी साहब, बातचीत चूँकि चल रहा है और हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या संदेश है युवाओं के लिए? इतना कुछ आपने देखा, इतनी विदेशों की आपने देश विदेश का भ्रमण किया है, बहुत सारा एक लोकाचार आपके भीतर समाया हुआ है, आपने तमाम संस्कृतियाँ देखी हैं। क्या कुछ बदल रहा है हमारे देश में? चूँकि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, एक भावनात्मक जुड़ाव जो एक बहुत ख़त्म हो गया था, अब उससे फिर से जुड़ने की ज़रूरत है। तो क्या कुछ संदेश है कि हम फिर से एक मुट्ठी बने और फिर से एक राह पे चल पड़ें? भारत को क्या चाहिए? क्या संदेश है इस देश के नाम? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी हिंदू संस्कृति के 4 रिचुअल्स थे, वो इस कोविड में ख़त्म हो गए थे। कंधा देना जी, मुखाग्नि देना, अस्थि कलश उठाना, जल प्रवाहित करना, क्रिया करना, सब खत्म हो गया। ये हमने देखा अपनी आंखों से। मैंने खोया है तो मैंने विश्वास खोया है, रिश्तों में से विश्वास खोया है। जो गुरबानी में लिखा था ना, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। आंखों से देखा है मैंने। कई जगह तो पत्नी ने भी शक्ल देखने से मना कर दी, बच्चों ने तो हाथ ही नहीं लगाया, और जाते जाते कईयों ने लाशों के पीपी किट खोल के मुंदरियां भी उतारी, बालियां भी उतारी, माँ की अंगूठे भी लगवाए। ये भी मैंने देखा अपनी आंखों। ये मैंने खोया है। और मैंने पाया क्या है? मैंने पाया है अनजान रिश्ते, जिनको मैं नाम नहीं दे सकता। किसी के मैंने बेटे का संस्कार कराया, आज मुझे बेटा कहते हैं। किसी के मैंने भाई का संस्कार कराया, किसी बहन के, तो आज मुझे भाई कहते हैं। आज मैंने पाया हो, तो मैं लोगों को ये संदेश दूंगा, रिश्तों को मजबूत करिए, अपनों में रहिए, अपनों में जीना सीखिए, और प्रशासन पे ज़्यादा डिपेंड मत करिए। बिजली नहीं आती, आप घर पे इन्वर्टर लगाते हो ना, पानी साफ नहीं आता, आरओ लगाते हो ना, सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगाते हो ना, तो मांगना छोड़ दीजिए प्रशासन से। घरों में कंसंट्रेटर ला के रख लीजिए, अभी से ऑक्सीजन सिलेंडर रख लीजिए, और कम्युनिटी बेस एक एक धार्मिक स्थल, एक एक सामाजिक संस्था, एक एक एम्बुलेंस क्यों नहीं बना सकती? बिल्कुल। मैं सबको यही निर्देश दूंगा, एक संदेश दूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सामाजिक काम के लिए आगे आइए, परमात्मा आपका साथ देगा। और अपने लिए तो यही कहूँगा कि हम तो वो वृक्ष हैं जो जमाने में काम आएंगे, सूख भी गए कभी यारो तो जलाने के काम आए। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ज़बरदस्त। हम एक भावुक, एक कवि, एक सेवक, एक सेवादार और एक समाज के संचेतक की भूमिका में शंटी जी से बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने अपने बहुत ही बेहतरीन काम से समाज में एक विशेष दृष्टि दी है, एक नया नज़ीर पेश किया है। शंटी साहब, चूँकि बातचीत का सिलसिला अब ख़त्म होने को है, बहुत वक्त भी हो चला है, इनके एक अनुयायी हमसे मिल रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपके एक फॉलोवर हैं जो पूरे प्राणपण से जुड़ी हैं आपसे, और आपके लिए कुछ शब्द अगर रखना चाहें तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो कुछ शब्द रखें। दिव्या जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और अगर वो कुछ शंटी जी से हाल में ही उनका जुड़ाव हुआ है, अगर वो कुछ कहना चाहें तो हम चाहेंगे कि वो दिव्या जी अपनी बात रखें और हमारे समाज में जिस भूमिका में शंटी जी हैं उनके लिए कुछ कहें, 2 शब्द। ऐसा बहुत कम होता है कि जब मेरे पास शब्द नहीं होते। नॉर्मली मैं बहुत बोलती हूँ, पर आज शायद मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, कि बहुत भावनात्मक तौर पे मैं शायद शंटी जी से जुड़ गई हूँ इस पूरे 2 दिन के अंदर। मुझे लगा है कि किस तरीके से आप वो चीज़ कर पाए। मैं अभी तक ये प्रोसेस समझ नहीं पाई हूँ कि आप किस तरीके से वो चीज़ कर पाए, जिसके सोचने के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा कि एक शमशान घाट में जाना, वहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाना, एक घर जाना जहाँ पे रोती हुई औरत
औरतें होंगी, रोते हुए बच्चे होंगे, उनसे बात करना कि किस तरीके की मानसिक परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने इन सारी चीज़ों को करा होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को समाज में हमें दिखाना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि यही लोग समाज को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि हमारे साथ में सब कुछ रह के भी उन्होंने इस काम को करना की एक पहल करी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, भगवान ने मुझे उनसे मिलाया और मैं इस तरीके से उनसे जुड़ी और मैं आगे भी जुड़ना चाहूँगी कि क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं हमारी इस पीढ़ी को और आने वाले बच्चों को। और हम सबको सीखना चाहिए कि इफ़ यू आर ब्लेस्ड इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू सोसाइटी। उसी का एग्जाम्पल शंटी जी है। जी, तो ये थी दिव्या जी, शंटी जी से हाल में ही जुड़ी हैं और उनकी फॉलोवर हैं। फॉलोवर कहूँ तो उनके काम में यकीन रखती हैं, उनके काम से प्रभावित है और बहुत ही संवेदनात्मक तरीके से उनसे जुड़ी हुई हैं। हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और एक आध प्रश्न और लेने के बाद शंटी जी को विदा करेंगे, क्योंकि इनके भी काम है और व्यस्तताएँ हैं। कुछ एक प्रश्न लेंगे जिसमें हम रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं और उन प्रश्नों का जवाब आपको एक वर्ड में देना होता है, एक शब्द में, और उसके बाद फिर कार्यक्रम की समाप्ति। हम शुरू करें? यस जी, देखिए फिर उसी जज्बे और उसी जोश के साथ ये तैयार हैं रैपिड राउंड फायर क्वेश्चंस के लिए। तो शुरू करते हैं। आपकी प्रिय पुस्तक? भगत सिंह के अंतिम पत्र। आपका प्रिय पत्र? प्रिय पत्र जो किसी ने कभी लिखा हो। मुझे लिखा हो? जी। मुझे किसने लिखना है जी? मुझे तो जो राष्ट्रपति जी का पत्र आया था उससे बड़ा बस मैं वही सुनना चाह रही थी कि पद्मश्री का जो पत्र आपको मिला वो सबसे अच्छा पत्र था। मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। जी। आपकी प्रिय पुस्तक? भगत सिंह के अंतिम पत्र। ओ, प्रिय रंग? आपका प्रिय रंग? मेरा रंग बसंती चोला, पीला रंग। प्रिय स्थान जहाँ आपको घूमना पसंद हो? आप यकीन करेंगे कि जिंदगी में कभी मैं हिल स्टेशन में नहीं गया। क्या बात है। शमशान घाट से अच्छा कोई स्थान नहीं। सच में नहीं गया? सच में नहीं गया। प्रिय पोशाक? सिंपल कपड़े, पैंट शर्ट। प्रिय व्यक्ति जो बहुत पसंद हो? भगत सिंह। अच्छा, भगत सिंह आपके। ओके, तो हम बातचीत कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों पे और ये थे शंटी साहब, पद्मश्री अवॉर्डी, बहुत सारे सम्मान प्राप्त करता और बहुत ही नेक दिल, बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व के मालिक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी शंटी जी, जितेंद्र सिंह शंटी जी। आज हमारी बातचीत के सिलसिले में इन्होंने बहुत सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और उन उत्तरों को आप तक पहुँचाया। हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही ये बने रहेंगे जैसे ये कल थे, आज हैं और हमेशा बने रहेंगे, इसी जोश, इसी जज्बे और इसी सेवा भावना के साथ इस देश की मिट्टी से जुड़े रहेंगे और हर किसी तक अपनी संवेदना की उस मरुभूमि को पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया सर, और हमारे दर्शकों तक एक बहुत ही अच्छी बात पहुंचाई कि कभी हारो नहीं, कभी झुको नहीं। तो हम बातचीत कर रहे थे डोनर साहब से। सर, आपको डोनर सिंह क्यों कहा जाता है? मैं रेगुलर ब्लड डोनेट करता रहा और 2019 में मुझे फ़ोन आता है नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल से कि शंटी जी, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आप सेंचुरियन डोनर हो चुके हैं, तो आपको अवार्ड देना है, उसका नाम है डोनर सिंह। और फिर मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया। अच्छा, तो तभी से मुझे लोग डोनर सिंह कहने लगे उस समय। अच्छा, मैं बताते चलूँ दर्शकों कि उन्होंने 100 बार से भी अधिक बार 103 बार ब्लड डोनेट किया है, रक्तदान किया है और स्वेच्छा से रक्तदान किया है, देश के लिए किया है। और इस देश की मिट्टी में इनकी रगों का लहू दौड़ रहा है। हम कहते हैं कि जिस कौम से ये आते हैं वो कौम कभी हारती नहीं, मुस्तकबिल के साथ खड़ी रहती है और आज भी ये खड़े हैं, उस कोविड दौर में भी और आज भी और हमेशा खड़े रहेंगे। इसी शब्द के साथ और इसी भावना के साथ कि हम सब जुड़े रहें और ये पूरा देश आपको प्यार करते रहें, आप इस देश से प्यार करते रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत आभार। जय हिंद। जय हिंद। तो हम चर्चा कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे जितेंद्र सिंह शंटी जी के बारे में, जिन्हें हाल में ही अभी भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है उनके योगदान के लिए, उनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए। कोविड काल में हमने उनकी सहानुभूति देखी, उनका काम देखा, लोगों के प्रति उनका नजरिया देखा, देश ने, समाज ने इस चीज़ को समझा और सराहा। इसी सिलसिले में हम मिल रहे हैं अरोड़ा जी से। अरोड़ा जी ये बताएंगे कि उनका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा, खासतौर से कोविड काल में उन्होंने क्या महसूस किया और शंटी जी के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं उनके काम को लेकर, इनके व्यक्तिगत एहसासात को लेकर हम उसकी जिक्र करेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अरोड़ा साहब ये बताएं कि चूँकि आप काफ़ी दिनों से जानते हैं शंटी साहब को, क्षेत्र में बड़ा नाम है, देश के लिए बड़ा नाम है, अब तो काफ़ी पहचान भी हो चुकी है और कोविड काल में जिस तरह से उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया, मानवता को बचाने का काम किया
और आज हर जुबान पे उनका नाम है। आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल जैसा कि आपने बोला है कि लोकल एरिया में सारी पब्लिक उनको जानती है। आज इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो शंटी जी के नाम से वाकिफ ना हो। जैसा कि सोशल मीडिया में अपने कोरोना पीरियड में देखा कि कितने हादसे हुए, कितनी मौतें हुई, कितना कुछ हुआ। एक मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से अपने साथ, जो मेरे साथ हुआ। मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो मैंने भाई साहब से सलाह करी कि भाई साहब इससे क्या किया जाए। तो आपने मुझे एडमिट कराया हॉस्पिटल में, खुद जाकर उन्होंने मुझे एडमिट किया। और उस दिन बताइए जिस दिन मैं एडमिट हुआ हूँ तो वहाँ के हॉस्पिटल के हालात इतने ख़राब थे कि मेरे सामने 12 घंटे के अंदर तीन डेथ मेरे सामने। और मेरी पोजीशन भी ऐसी थी कि शायद बचने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन वैसा इतना शुक्रगुजार हूँ कि जाते ही उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, सवेरे शाम इनके फ़ोन आते रहे और इनका मॉरल बूस्ट करते रहे, हर बारे में सलाह करनी, कैसे हो, कैसे नहीं हो, कैसे नहीं हो। और एक दिन रात में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई तो डॉक्टर साहब ने इनको बोला कि शायद उम्मीद कम है। ये भी काफ़ी इमोशनल हो गया। और ये हर बार खड़े होते हैं मदद के लिए ना? हर बार बिना किसी के कहे, ये नहीं कि मेरे साथ, मैंने सब पब्लिक के साथ ही ऐसे है। और मैं कई बार ये सोचता हूँ कि ये इतना पर्सनल टाइम कैसे निकाल लेते हैं और कैसे इनको अटेंशन होती है कि एक एक चीज़ का ध्यान रखता है। जो मेरे साथ हुआ मैं इतना सोच नहीं सकता था कि सवेरे शाम फोन आना, इवन डॉक्टर से कंसल्ट करनी, फिर मुझे फीडबैक देना। एक दिन जब डॉक्टर साहब ने खुद मना कर दिया कि चांसेस आर ले लो, ये भी इमोशनल हो गया। रात को इनको मुझे लगभग 2-2:30 बजे वॉइस मैसेज आया। वो वॉइस मैसेज जब मैंने देखा, शंटी जी वॉइस मैसेज रात को 2:30 बजे। मैंने जब वॉइस मैसेज सुना, पढ़ा, देखा तो मैं हैरान हो गया। इनकी पंजाबी वर्डिंग थी कि अरोड़ा साहब मैं तो लैके बड़ा परेशान हैगा, डॉक्टर गल हुई है, तुसी हिम्मत नहीं हारनी, वाहगुरू जी ठीक करेंगे, तुसी मेरी जिंद हो, तुसी मेरी जान है, मैनू तुहाडी एक बारी वापसी चाहिए। क्या बात, मैं वाहगुरू अरदास कर रहा, बार अरदास करना, मैनू तुहाडी वापसी चाहिए और तुसी बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर रात को तुहानू किसी टाइम भी फील होता है तो वो कोई टाइम नहीं देखना, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इमीडिएट मैंने कॉल कर देनी है। क्या बात। और उस तो बाद अगर तुसी उत्थे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे या तुहानू लग रहा मेरा ट्रीटमेंट इत्थे ठीक नहीं हो रहा तो मैंने इमीडिएट प्राइवेट और एडमिट करांगा और बिल्कुल निश्चिंत रहना, सारा खर्चा मैं भी करूँगा। जब मैंने ये वॉइस मैसेज पढ़ा, सुना, आप बिलीव कर सकते हो कि मेरे अंदर कितना मॉरल बूस्ट आया होगा। बिल्कुल, कितना मॉरल बूस्ट। सवेर उठ के फिर मैंने इनको एक ताकत मिलती है। ताकत मिली। सवेरे मैंने इनको थैंक्स किया, मैं शंटी अब लगा कि मुझे ठीक हो। क्या बात। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे इनका मॉरल बूस्ट मुझे मिलता गया और भी बहुत चीजें पटरी पे आती हैं। यस, पटरी धीरे धीरे पटरी आती है। ये थे अरोड़ा साहब। लेकिन इतना ही नहीं मेरे पर्सनल टच में पूरे थे। जब मेरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का टाइम नज़दीक आया जी जी, तो मुझे कहना डिस्चार्ज में कल शायद सवेरे में हो जाऊँगा। मैं डॉक्टर साहब बोल के 11 बजे डिस्चार्ज हो जाऊँगा, तो आपको मुझे सवेरे 8 बजे फ़ोन आता है, मैं सब 11 बज जाएंगे। फिर 9 बजे फ़ोन आया, फिर 10 बजे फ़ोन आया, कहता कितनी देर, मैं 11 बजे टाइम दिया। कहता आप जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने खाली 15 मिनट रह जाए ना तो आप मुझे कॉल करेंगे। मैं लगभग 10:30 से इनको कॉल किया, मैं चलिए और 15-20 मिनट, कहना आप हॉस्पिटल से बाहर नहीं आएंगे एंड आई विल कम टू पिकअप यू। और आप 2 एम्बुलेंसेस, साथ में एक मीडिया की कोई गाड़ी थी जो जापान से डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए हुए थे, उनको भी ये साथ में लेके आए। वाह, बहुत बढ़िया। और जैसे मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला हूँ, आई वाज वेरी सरप्राइज एंड स्ट्रेंज कि अच्छी 100-150 लोगों की अच्छी भीड़, डॉक्टर, नर्सेज, कौन इंसान इतनी अटेंशन आपको दे पाएगा। बिल्कुल, कहते हैं कि फसाना जब हकीकत बन जाए और हकीकत जब फसाना बन के आपके दरवाजे तक चल के आए तो यकीन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन आज जब हम एक हकीकत की बात कर रहे हैं, हम रूबरू हो रहे हैं एक ऐसे एक लिविंग आइडेंटिटी के साथ, जो ये खुद आप बीती बता रहे हैं कि किस तरह शंटी साहब ने कोविड के दौर में, महामारी के दौर में मानवता का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया, खुद चल के इनकी मदद की। ये उन्हीं के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनके इतना प्यार जब हम देखते हैं लोगों के दिलों में, उनके हृदय में शंटी साहब के लिए, तो ऐसा लगता है कि शायद मानवता अभी बची हुई है इस देश में, इस समाज में, इस दुनिया में। और हम इस मानवता के एक सूत्र से जुड़े हुए। अरोड़ा साहब बता रहे हैं, आप ये देखिए, जब मैं वहाँ से हॉस्पिटल से आए तो शंटी जी ने अपनी एम्बुलेंस में मुझे लिटाया और गाड़ी भी इन्होंने खुद ड्राइव करी। एम्बुलेंस जो है खुद शंटी जी ने ड्राइव करी
साथ में उनकी दूसरी वॉरियर से थर्ड मीडिया पर्सन्स की गाड़ी थी, और मेरे घर का रास्ता हॉस्पिटल से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो सारा रास्ते उन्होंने कवर करके मुझे अपने गेट तक पहुंचाया, और जहां मेरा उनका भी शुक्र अदा करूँगा, मेरे आस पड़ोस में बुक के देकर फ़ोन वालों से मेरा वेलकम किया। वो इंसिडेंट में कैसे भूल सकते। बिल्कुल बिल्कुल अविस्मरणीय। हम साझा कर रहे हैं अविस्मरणीय पलों को, हम साझा कर रहे हैं उन हकीकत को जिनकी दास्तां, सच्ची दास्तां बता रहे थे अरोड़ा साहब, और ये अपनी आप बीती बता रहे थे कि किस तरह कोविड काल में इनकी मसीहा ने मदद की, और वो मसीहा कोई और नहीं जितेंद्र सिंह शंटी है, जिन्होंने मानवता के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल पैदा की है। हम बातचीत करेंगे हम लोगों के प्यार को देखकर, उनके स्नेह को देखकर, एक बहुत बड़ा हृदय जो उनके लिए है, जो जज्बात है उसको देखकर अभिभूत है। सारा देश उनसे प्यार कर रहा है, सारी उन दिल्ली की धरती उनसे प्यार कर रही है। बहुत से लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं, जिनकी उन्होंने खूब बढ़ चढ़ के मदद की है। कुछ और भी लोग हमारे आसपास बैठे हैं जो अपनी आबिती सुनाना चाहेंगे, और अगर हम उनसे भी फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे कि कोविड काल में किस तरह शंटी साहब ने लोगों की मदद पहुंचाई, और उनके घर तक ये मदद का जो दरवाज़ा, ये मदद का जो हाथ पहुंचा, वो कैसे पहुंचा। अगर कुछ लोग और साझा करना चाहें तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप में से कुछ लोग आएँ और अपनी बात कहना चाहें, रखना चाहें तो कुछ बात जोड़ सकते हैं। जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक सहगल जी, एक और दूसरी लिविंग आइडेंटिटी के तौर पे, एक बड़ी कहानी के साथ, एक जीवंत कहानी के साथ, और एक जीवंत दास्तां के साथ, जो ये बताएंगे कि किस तरह शंटी साहब ने कोविड दौर में या कोविड के बाद भी अमूमन आम तौर पे भी लोगों के लिए कैसे वो मसीहा के तौर पे काम करते हैं, कैसे मददगार साबित होते हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बताएं, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा जितेंद्र सिंह शंटी जी को लेकर। जब कोविड दौर में मुझे भी कोविड हो गया, तो उस दौरान मुझे जितेंद्र सिंह शंटी जी और उनका बेटा जो जी भी साले गए, 2 चीज़ों की डिमांड होती। एक तो एम्बुलेंस की कितनी दिक्कत थी, और एक शमशान घाट किस पर ले जाया जाए। इवन देन कि जो नॉन कोविड वाले पे डेथ केस थे, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसे केस में भी हमने काफ़ी देखा कि शंटी जी ने लोगों की मदद की, और एम्बुलेंस का जहाँ पर जिसको पता चलता था कि वो एम्बुलेंस सब जगह इनकी पहुँचती थी। एक तरफ तो शमशान घाट पे भी ध्यान दे रहे थे, दूसरा पेशेंट को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, किस हॉस्पिटल में जाना है, उसको भी तरफ ध्यान दे रहे थे। तो काफ़ी कुछ वो लगातार लोगों की मदद करते रहे, अपनी सेवाएं देती रहे। बिल्कुल, अपनी सेवाएं देते रहे, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से। तो ये थे दीपक जी मेरे ख्याल से, जो अपनी आबिती सुना रहे थे और ये कह रहे थे कि किस तरह कोरोना काल में जितेंद्र सिंह शंटी ने एक मसीहा बनकर लोगों की मदद की है, और उन तक मदद का हाथ पहुंचाया है, बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा में लगे रहें और लगातार उन तक मदद पहुंचाते रहें। मैं बहुत अभिभूत हूँ लोगों के प्यार को देखकर, उनके प्रति लोगों का जज्बात जो है, जो प्यार है, जो बहुत बड़ा एक विशाल हृदय है, उसको देखकर उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश में और भी कई ऐसे शंटी पैदा होते रहें, जितेंद्र सिंह आते रहें और देश दुनिया को एक मददगार के तौर पर अपनी सेवाएं पहुंचाते रहें। बहुत बहुत आभार, आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।